हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में। देखिए, दो क्वेश्चन है कि किस तरह से इसका, पहले तो इसकी सिग्निफिकेंस के रिगार्डिंग और दूसरा इसका एवोल्यूशन। तो हम दोनों को ही मर्ज करके एक बार ही समझ लेते हैं कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या। तो पहले आपको ये समझने के लिए कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका ये समझना कि ये किस तरह से इस प्रेजेंट फॉर्म में आई है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ है। तो हमें इसको ये समझने के लिए ये क्या है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये समझें कि ये किस तरह से प्रेजेंट शक्ल में आई है या किस तरह से इसका ओरिजिन हुआ था। तो अगर हम इसको एक तरह से देखें तो ये है बेसिकली कि पार्लियामेंट की जो पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली फंडामेंटल राइट। अब ये समझने से भी पहले हम दो आर्टिकल के बारे में समझेंगे। एक आर्टिकल है 13 और एक आर्टिकल है 368। 368 क्या कहता है कि वो पार्लियामेंट को पावर देता है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और 13 क्या है, 13 बताता है कि कोई भी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। यानी कि कोई भी ऐसा कानून जो आपके पार्ट 3 के अगेंस्ट जाता हो। पार्ट 3 के अंदर क्या है, पार्ट 3 के अंदर है फंडामेंटल राइट। तो कोई भी कानून अगर पार्ट 3 के अगेंस्ट जाता है तो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। अब देखिए, दो चीज़ें मैंने बताई आपको, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर और आर्टिकल 13, यानी कि कोई भी लॉ अगर पार्ट 3 के अगेंस्ट जाता है तो नल एंड वॉइड। अब यहाँ से आइए पीछे, एक कदम पीछे, जहाँ हमने कहा था पार्लियामेंट की पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर देखिए, पार्लियामेंट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आती है 1951 में, जहां आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा था। अब क्या चीज़ है कि ऐसा कानून जो पार्ट 3 के अगेंस्ट जाए उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। तो अब यहाँ ये चीज़ हुई कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होगा उसको पार्ट 3 के अंदर लॉ की डेफिनेशन में ही नहीं माना जाएगा। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट इक्वल टू लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13। अब जब वो कानून ही नहीं है, जब वो एक्ट ही नहीं है, तो उसके थ्रू आप फंडामेंटल राइट को एब्रिज कर सकते हैं। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन सिंह केस 1950, शंकरी प्रसाद केस 1951 और सज्जन सिंह केस 1965, 1951 और 1965 दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, यस द पार्लियामेंट इज हैविंग द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। और ये भी माना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है दैट इज नॉट इक्वल टू लॉ अंडर आर्टिकल 13, यानी कि उसकी जो डेफिनेशन है आर्टिकल 13 के अंडर, उसका वो पार्ट नहीं है। हम यहाँ समझ गए कि पार्लियामेंट के पास स्पेशल पावर है। अब इस डिबेट को एक तरह से और भी देखते हैं। वो ये कहते हैं कि देयर वाज अ टसल गोइंग ऑन बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। अब इससे आगे चलते हैं, 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने पुराने जजमेंट है उनको रिवर्स किया। जो स्टैंड था पुराना कि यस द पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। लेकिन गोलकनाथ केस में 1967 सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को रिवर्स किया और क्या कहा, उसने फंडामेंटल राइट के बारे में बोला, फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसैंक्ट इन नेचर एंड दे कैन नॉट बी एब्रिज्ड बाय द पार्लियामेंट। यानी कि उसने पार्लियामेंट की पावर को कर्टेल किया। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट वो फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, यानी कि पार्लियामेंट की पावर को कर्टेल किया। अब पार्लियामेंट ऐसा तो है नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद वो अमेंडमेंट नहीं लेकर आएगी। अब उनको तो अमेंड करना ही था, तो उन्होंने 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए और उसमें क्या कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ की डेफिनेशन में है वो उसके अंदर है ही नहीं, वो उसके अंदर है ही नहीं। और दूसरा ये कि पार्लियामेंट अगर किसी डीपीएसपी यानी कि आर्टिकल 39B और 39C के लिए किसी फंडामेंटल राइट को भी एब्रिज करती है तो वो नल एंड वॉइड नहीं होगा। यानी कि यहाँ पार्लियामेंट ने दोबारा से जो अपना खोया हुआ जो ग्राउंड था या वजूद था, जो कमज़ोर हुआ था गोलकनाथ केस के बाद, उसको उसने दोबारा से कैप्चर करने की कोशिश की। ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये पावर आ गई। लेकिन 1973 में एक केस आता है, हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री का जो डिफाइनिंग मोमेंट है, ऐसा मतलब जजमेंट, ऐसा केस था कि जिसमें लार्जेस्ट एवर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है 13 जजेस की बेंच थी, लार्जेस्ट एवर, आज तक इतनी बड़ी बेंच नहीं बनी है। उस 13 बेंच की जो थी जजमेंट, केस कौन सा, केशवानंद भारती केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस
जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए डेफिनेशन ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 13। ये उसने बात मानी पार्लियामेंट की, यस इट इज ट्रू। इवन उसने ये भी माना कि जो 39B और 39C DPSP है उसके लिए कोई अगर कानून लेकर आते हैं और उससे फंडामेंटल वायलेट होता है तो वो नल एंड वॉइड नहीं माना जाएगा, यानी कि उसको भी यहाँ पार्लियामेंट की बात को माना। और ये भी कहा यस द पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट। यस द पार्लियामेंट इज हैविंग एनी पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ आया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये नहीं बताया है। कुछ फीचर्स हैं, ऐसे फीचर जिनको पार्लियामेंट नहीं चेंज कर सकती, जैसे कि फॉर एग्जांपल फेडरल करेक्टर है, वेलफेयर स्टेट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। अब इससे क्या हुआ, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की बातों को माना, सारी बातें मानी कि यस आर्टिकल 13 के अंदर लॉ के डेफिनेशन में नहीं है, ठीक है। 39B और 39C को प्रेसिडेंस दिया ओवर आर्टिकल 14, 19 एंड 21, ठीक है। यू कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप जो मूलभूत ढांचा है आप उसे नहीं बदल सकते, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे डिस्टर्ब किए बिना आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ ड्रास्टिकली पार्लियामेंट की पावर को कर्टेल कर लिया गया, ड्रास्टिकली पार्लियामेंट की पावर को कर्टेल किया गया। अब पार्लियामेंट भी तो ऐसा नहीं है कि रिटेलिएट नहीं करेगा, जैसे हमने बताया कि इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए टसल बिटवीन द जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर। अब पार्लियामेंट आता है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और उसने बेसिकली ये कहा कि एक तो यही चीज़ कि 13 उसके अंडर नहीं माना जाएगा, दूसरा ये कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा, मतलब जुडिशरी उसमें इंटरवीन नहीं कर सकती, जुडिशरी उसमें इंटरवीन नहीं कर सकती। अब यहाँ किया गया कि जुडिशरी के पावर को कर्टेल करने की कोशिश की। अब इसके बाद आपका होता है मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिर वही सारी चीज़ें अपहेल की, लेकिन एक चीज़ ये कहा कि जो जुडिशियल रिव्यू है दैट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब उसको बेसिक स्ट्रक्चर बोल दिया तो पार्लियामेंट उस पर अटैक नहीं कर सकती, पार्लियामेंट उसको एब्रिश नहीं कर सकती, पार्लियामेंट उस पावर को कर्टेल नहीं कर सकती। तो इस पावर को यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसको जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट डिक्लेयर कर दिया। तो इससे आपका अब यही टसल है, इवन गोइंग ऑन है अभी भी। अगर आप अभी भी लेटेस्ट में भी देखेंगे, जैसे कि 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, एनजेक एक्ट, तो एनजेक एक्ट में भी उसको 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। और रीज़न क्या दिया था, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट है, क्योंकि उसमें एग्जीक्यूटिव का रोल था जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, तो उस बेस पर उन्होंने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे मिनर्वा मिल्स केस के 1980 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट जो कुछ पार्ट था 42nd अमेंडमेंट एक्ट का, इट विल इरोड द पावर ऑफ जुडिशरी एंड इट विल कर्टेल द पावर ऑफ जुडिशरी। तो उन्होंने वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट डिक्लेयर किया। और सब्सिक्वेंटली जैसे कि वमन राव केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को अपहेल्ड किया, और ये कहा कि ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स पर एप्लीकेबल होगी जो केशवानंद भारती केस के जजमेंट के बाद आए हैं, यानी कि 24 अप्रैल 1974 के बाद जो भी जजमेंट आए हैं उन पर ये, मतलब जो भी अमेंडमेंट है उन पर ये अप्लाई होगा। अब मैंने जैसे एग्जांपल दिया था 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या फिर आपका एनजेक एक्ट, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया बिकॉज वो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस थी उसके ऊपर अटैक था। अभी भी ये ऑनगोइंग डिबेट है, आप पढ़ते रहते होंगे बार बार कि गवर्नमेंट इज सेइंग कि भाई देखिए जजेस अपॉइंटिंग जजेस, तो ये एक कोलेजियम सिस्टम है कि जिसमें सिर्फ मतलब बहुत ओपेक है कि किस तरह से वो डिसीजन ले रहे हैं। सिर्फ जो एग्जीक्यूटिव का ये रोल रह जाता है कि जो नाम उनके ऊपर सजेस्ट किया जाता है उसको एक बार वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं कोलेजियम के पास। तो ये बहुत ही ओपेक टाइप ऑफ सिस्टम है जिसका बहुत क्रिटिसिज्म होता है। तो बेसिकली अभी हम आगे चलते हैं इस डिबेट पर। तो प्रेजेंट पोजीशन ये है, द पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। तो जैसे कि आपका सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपका वेलफेयर स्टेट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, सेकुलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेलफेयर स्टेट, जुडिशियल रिव्यू हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, एंड हार्मनी बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड DPSP,
और सिमिलरली पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141, 142, बेसिकली 32 एंड 142 याद रखिए आप, ज़्यादातर सारी चीज़ें नहीं याद रखनी है। एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर 226, जिसमें कि वो रेट इशू करते हैं। तो जैसे अब फिर मैंने वही बात जो आपसे पहले बोली थी, ये जो फीचर है इवन इसके साथ भी अगर आप कोई केस याद रख लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि आप जुडिशल रिव्यू, मिनर्वा मिल केस, आपका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एनजे केस हो गया, और फिर आपका सेकुलरिज्म है उसमें एसआर बोमे केस में अपहेल्ड किया। तो इस तरह से आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। अब हम अगले पार्ट में जानेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इसका क्रिटिसिज्म क्या है। तो देखिए, अभी हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने देखा कि वो क्या है, क्या से भी ज़्यादा हमने समझा कि वो किस तरह से प्रेजेंट शक्ल में आया है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, कैसे एक टसल चल रही थी बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी, और उसका रिजल्ट हुआ आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब आज हम जानेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है बेसिक स्ट्रक्चर का। अब देखिए, अगर आप देखें तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता तो पार्लियामेंट के पास बहुत पावर थी कि वो आपका चेंज कर सके, आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सके, बहुत सारे चेंजेस वो लेकर आ सकती थी। अब जैसे दिक्कत तब है जब बहुत मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट है, बहुत ज़्यादा है, तो उसमें क्या है कि एक खतरा हो जाता है कि पार्लियामेंट अगर चाहे उसकी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका लोकसभा में मेजॉरिटी है, राज्यसभा में मेजॉरिटी है, या ज़्यादातर एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट्स में हो गया, तो वो फेडरल करेक्टर वाली जो चीज़ें हैं उसको भी चेंज कर सकती है। तो अब उस चीज़ को प्रिजर्व किया है, क्योंकि अगर आपने ये सारी चीज़ें भी कर ली तो जुडिशरी भी है जो आपके इस जजमेंट को देखेगी, जो आपके इन अमेंडमेंट्स को देखेगी, इन कानूनों को देखेगी। एंड अगर उसने पाया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रही है तो जुडिशरी कैन डिक्लेयर दैट एज नल एंड वॉइड। तो ये एक बेसिकली बुलवार्क है, बुलवार्क अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द लेजिस्लेचर, टायरनी ऑफ द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। तो इट प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी एंड इट मेंटेन्स द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप क्या करती है, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी, मेंटेन्स द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट अपहोल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड इंश्योर्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स अडेयर टू द ओवरआर्चिंग वैल्यू ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड फेयरनेस। अगर आपका कोई भी अमेंडमेंट इनके अगेंस्ट जाता है तो दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। और जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि जो इट प्रिवेंट्स द अथॉरिटेरियनिज्म, इट एक्ट्स एज अ बुलवार्क अगेंस्ट द अथॉरिटेरियनिज्म। तो वो आपकी वैल्यूज को प्रिजर्व कराती है, आपकी जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, इन सबको ये प्रिजर्व करने में हेल्प करती है। एंड इट प्रोटेक्ट्स योर डेमोक्रेसी, इट प्रोटेक्ट्स योर फंडामेंटल राइट्स। So basically it promotes judicial review and empowers the judiciary to review the constitutional amendment while enhancing its role as a guardian of constitution and promoting the rule of law। तो आपका जुडिशरी की भी पावर को इसने बहुत बढ़ाया और जुडिशरी को एज ए बुलवार्क अगेंस्ट द अथॉरिटेरियनिज्म एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, प्रोटेक्टर ऑफ डीपीएस डेमोक्रेसी एंड अपहेल्डर ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो ये आप इसके सिग्निफिकेंस है। लेकिन हर चीज़ ऐसा तो नहीं है कि आपका भाई कोई भी चीज़ हो सिर्फ उसकी अच्छाई ही अच्छाई हो, सिर्फ उसकी सिग्निफिकेंस हो, उसका क्रिटिसिज्म ना हो। तो इसका क्रिटिसिज्म भी है आपका। जैसे कि अगर आपको वो स्टेटमेंट याद हो तो अरुण जेटली साहब ने जब आपका सुप्रीम कोर्ट ने एनजेक एक्ट को नल एंड वॉइड कहा था तो ही गेव ए वेरी फेमस स्टेटमेंट एंड ही सेड दिस इज द टायरनी ऑफ द अनइलेक्टेड, दिस इज द टायरनी ऑफ अनइलेक्टेड। और अब इसके जो कुछ क्रिटिसिज्म है वो ये है कि देखिए इसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया, ना ही इसको मेंशन किया। सो इट लैक्स द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस एंड लैक ऑफ क्लैरिटी ऑल्सो। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग जजमेंट के थ्रू अलग अलग जजमेंट में ये बताया कि दिस फीचर इज बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये फीचर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा पार्ट होगा, हो सकता है कल को जुडिशरी किसी और पार्ट को भी बोल दे। तो इससे मतलब ये है कि इसकी क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी। और एक जो बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है वो ये कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ाता है, मतलब इसने जुडिशियल एक्टिविज्म को बेसिकली जैसे मैंने वही स्टेटमेंट दिया आपका अरुण जेटली साहब का कि द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली सेड इट वाज अ टायरनी ऑफ अनइलेक्टेड व्हाइल द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड एनजेक एक्ट एज नल एंड वॉइड। और साथ ही साथ एक चीज़ ये भी है कि इट वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। जैसे कि भाई जुडिशियल लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, अब जुडिशरी बाय अलाउइंग द जुडिशरी टू इंटरवीन इन द लेजिस्लेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड लीड्स टू द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये उसके भी अगेंस्ट जाता है कि उनके डोमेन में जाकर जो उनकी भाई कानून बनाने की पावर है उसमें जाकर उसको कर्टेल करना उनकी पावर को। तो बेसिकली ये चीज़ें ये इसकी क्रिटिसिज्म है। लेकिन
जैसे आपको बोलना है क्रिटिसिज्म बहुत कम है और सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। तो किसी भी बैलेंस आंसर में कुछ क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए ताकि आपको दूसरा व्यू भी पता हो। ऐसा नहीं कि हर चीज़ की सिर्फ एक ही साइड से आपको पता हो। तो दूसरे व्यू के लिए आपको क्रिटिसिज्म भी बताया मैंने। और अब मैं इसके बारे में एक लाइन बोलूंगा, इट इज़ द टेस्टामेंट टू द विजनरी फोरसाइट ऑफ द इंडियन जुडिशरी दैट सेफगार्ड्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्बिट्रेरी चेंजेस। मैं रिपीट करता हूँ, बड़ी अच्छी लाइन लगी थी मुझे, मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगा लिखकर। इट इज़ द टेस्टामेंट टू द विजनरी फोरसाइट ऑफ इंडियन जुडिशरी दैट सेफगार्ड्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्बिट्रेरी चेंजेस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो कंप्लीट, अब जो है इसके बाहर आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देखिए, आप किताबें पढ़ सकते हैं, बहुत सारे सब कुछ लिखा हुआ है। आप अलग अलग कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हैं, आप इवन रिसर्च डॉक्यूमेंट है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन जितना आपको एग्जाम के लिए चाहिए ना, उससे भी ज़्यादा मैंने आपको बता दिया है। इतने पॉइंट्स पे अगर आपको याद रह जाते हैं तो आप इवन वो सिर्फ एग्जाम में नहीं, इंटरव्यू में भी अगर आपको इतने पॉइंट्स याद रह जाते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, बहुत अच्छे से आंसर लिखेंगे, बहुत क्लैरिटी के साथ लिखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर अपनी राय ज़रूर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।